हेलो दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली एक विषय नहीं है जिसे पढ़कर केवल हम एग्ज़ाम क्लियर करें। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे पढ़कर, जिसे समझकर हम आसानी से पार्ट टाइम जॉब्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय या सब्जेक्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके सामने पहुँचे, आप उसे पूरी तरह से देखें और समझें। दोस्तों, कंप्राइज्ड अकाउंटिंग विद टैली। कंप्राइज्ड अकाउंटिंग की जब बात होती है तो उसमें सॉफ्टवेयर की चर्चा अगर होती है तो सबसे पहले टैली निकल करके आता है। जबकि अगर देखा जाए तो कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे सामने होते हैं। इंटरनेट पर अगर गूगल पर डालें तो हज़ारों सॉफ्टवेयर निकल करके हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन टैली क्यों? क्योंकि दोस्तों, टैली की कई सारी विशेषताएं, कई सारे उसके अंदर फीचर्स होते हैं। और टैली के एक फीचर्स की बात करें तो वो है फ्लेक्सिबल होना, उसका लचीला होना। टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे पढ़कर या समझकर हम आसानी से किसी भी बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय की अकाउंटिंग कर सकते हैं। किसी भी व्यापार या बिजनेस के अंदर उसमें हम अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी व्यापार में अगर हम देखें, अगर वहाँ का कोई सॉफ्टवेयर है, उसका कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर है, तो वो केवल वहीं तक सीमित रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, एक इलेक्ट्रॉनिक का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप की अकाउंटिंग हो रही है। अब उस सॉफ्टवेयर को निकालकर आप किसी हार्डवेयर पर या किसी कपड़े की दुकान पर या किसी किराना दुकान पर या किसी बैंक में लेकर जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वहीं तक सीमित है। लेकिन टैली के अंदर ये समस्या नहीं होती है। टैली एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है जिसे पढ़ने के बाद, जिसे सीखने के बाद, समझने के बाद हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंप्राइज्ड अकाउंटिंग की जब बात आती है तो टैली सॉफ्टवेयर निकल करके हमारे सामने आता है। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो तरह से होती है। एक होती है मैन्युअली अकाउंटिंग और एक होती है कंप्राइज्ड अकाउंटिंग। मैन्युअली अकाउंटिंग जो शुरू से अभी तक चलती आ रही है, जो अलग अलग बुक्स में मैन्युअली रूप से हाथों के द्वारा, पेन के द्वारा लिखना, लेजर बुक बनाना, बही खातों को मेंटेन करना, कैश बुक को मेंटेन करना, अलग अलग प्रकार के वाउचर अपने हाथों से लिख करके तैयार करना, जिसे हम मैन्युअली अकाउंटिंग बोलते हैं, जो कि कई सारी शॉप्स, दुकान, बिजनेस के अंदर हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में, प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है वो है कंप्राइज्ड अकाउंटिंग का, कि अब जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर किए जाते हैं, जिसे कंप्राइज्ड अकाउंटिंग कहा जाता है। तो दो तरह की फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक मैन्युअल अकाउंटिंग जिसको मैन्युअली रूप से ऑपरेट किया जाता था, और एक कंप्राइज्ड अकाउंटिंग जिसे आज वर्तमान में, प्रेजेंट में टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन किया जाता है या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैन्युअली अकाउंटिंग हो या कंप्राइज्ड अकाउंटिंग हो, दोनों को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, या महत्वपूर्ण कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उन्हें समझना जरूरी है। आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की जो डेफिनेशंस होती है, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं, जिनका मीनिंग हमारी जनरल लाइफ में कुछ और होता है और अकाउंटिंग के अंदर कुछ और होता है, उन्हें पहले समझना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम अकाउंटिंग की, लेखांकन कि अकाउंटिंग होती क्या है। दोस्तों, अकाउंटिंग किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय, किसी भी पेशा या प्रोफेशन के अंदर उसके वर्ष भर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके जितने भी लेन देन होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को, उन लेन देन को सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से लिखना, उन्हें मेंटेन करना, उस पर कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद में एक सही रिजल्ट निकालना। सही रिजल्ट से मीनिंग उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसके बिजनेस की कंडीशन क्या, स्थिति क्या है, वर्ष भर में उसने जो व्यापार किया है, जो बिजनेस किया है,
उसके एक्चुअल स्थिति क्या है, ये जो प्राप्त की जा सके या जिसे निकाला जा सके, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग, जो वर्ष भर किया जाता है। वर्ष भर मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों बता दूं, फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष जो कि फिक्स्ड होता है, एक वर्ष का होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है ना। जैसे वर्तमान में करंट में अगर हम बात करें तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो व्यापार बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले तो बिजनेस को समझ में आना चाहिए, बिजनेस मतलब क्या। तो व्यापार या बिजनेस की अगर बात करें तो लाभ कमाने की दृष्टि से जो भी कार्य किया जाता है ना, लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं, उसे हम व्यापार बोलते हैं, है ना। जिसमें वस्तु का प्रोडक्शन भी हो सकता है, क्रय विक्रय भी हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार का कार्य जहां लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाए। पेशा, प्रोफेशन, शारीरिक एवं मस्तिष्क योग्यता के माध्यम से लाभ कमाने से संबंधित जो सेवाएं की जाती है उन्हें हम प्रोफेशन बोलते हैं, पेशा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों बात करें तो एक एजेंट होता है, एक वकील होता है, एक डॉक्टर होता है, और ये जितने भी लोग होते हैं किसी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। ये अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने ब्रेन की पावर से सेवाएं देते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, अर्निंग करते हैं। और व्यापार हो, पेशा हो, प्रोफेशन हो, इन सभी के अंदर अकाउंटिंग होती है, इन सभी के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, इन सभी के अंदर व्यवहार होते हैं जिन्हें पूरे वर्ष भर मेंटेन किया जाता है और एक एक्चुअल रिजल्ट को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों उद्योग, इंडस्ट्रीज, जिस स्थान पर या जिस जगह पर वस्तुओं का उत्पादन का कार्य किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर किसी प्रकार के फूड्स से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर खाद्य चीज़ें बनाई जाती है, खाने की चीज़ें बनाई जाती है, या कोई कपड़ा मिल होती है जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है, या पर्टिकुलर किसी प्रकार की हार्डवेयर शॉप होती है, कई प्रकार के अन्य बिजनेस जहाँ पर प्रोडक्शन हो, जहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती हो, उन्हें इंडस्ट्रीज कहा जाता है और यहाँ की भी अकाउंटिंग होती है। तो कोई भी प्रोफेशन, पेशा, उद्योग, व्यवसाय या व्यापार, सभी जगह पर पर्टिकुलर अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वामी, दोस्तों ऑनर, व्यापार का जो मालिक होता है वो स्वामी कहलाता है। और मालिक मतलब जो उसके अंदर रिस्क लेता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो पैसा लगाता है ना, वह व्यक्ति जो पर्टिकुलर व्यापार को चलाता है, साथ में उसमें पैसा लगाता भी है, उसमें पूंजी भी लगाता है, उसमें खर्च भी करता है, वह जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति पर्टिकुलर कहलाता है उसका स्वामी, उसका ऑनर। दोस्तों स्वामी या ओनर की अगर बात करें तो ये अलग अलग टाइप्स के बिजनेस में अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का ओनर होता है सिंगल, एकाकी, जिसको बोलते हैं। ये ओनर ऐसा होता है या स्वामी होता है जो एक व्यापार के अंदर एक ही स्वामी, एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है और एक ही व्यक्ति उसका पूरा लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार के बिजनेस के अंदर जो स्वामी होता है उसे एकाकी बोलते हैं। दूसरा होता है साझेदारी, पार्टनरशिप, ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने पूंजी लगाई है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और जो भी लाभ होता है दोनों या तीनों या जितने भी हैं बराबर आपस में बांटते हैं। इस प्रकार के बिजनेस के अंदर जो होते हैं उन्हें साझेदार कहा जाता है या पार्टनरशिप कहा जाता है। और दोस्तों एक होता है कंपनी की दशा में अंशधारी, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट करने वाला कोई और व्यक्ति होता है और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले कई सारे व्यक्ति होते हैं, जो कि पर्टिकुलर अलग अलग परसेंटेज के रूप में बिजनेस में पैसा लगाते हैं। एक परसेंटेज के रूप में उसे ऑपरेट करने वाला एक अलग व्यक्ति होता है और जो भी प्रॉफिट होता है उनके परसेंटेज के अनुसार उन्हें दे देता है, जिसे अंशधारी या पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स कहा जाता है। आगे दोस्तों अगर बात करें तो पूंजी, कैपिटल, व्यापार प्रारंभ करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी रुपए, जो भी पैसे या रकम बिजनेस में लगाई जाती है उसे हम उस व्यापार या बिजनेस की पूंजी या कैपिटल कहते हैं। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करते समय जरूरी नहीं कि पैसा ही लगाया जाए।
अगर आपके पास में कोई संपत्ति है, कोई वस्तु है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई दुकान या कोई शॉप ओपन करी है और उसमें आपने पैसा तो खर्च कर दिया। अब आपके घर में एक टेबल रखी हुई थी, आपके घर में एक फ़ैन रखा हुआ था जो फ्री रखा हुआ था, जो कुछ काम का नहीं था। आपने सोचा ये टेबल, ये फ़ैन मैं बिज़नेस में लगा दूँ, तो वो आपने वस्तु जो बिज़नेस में लगाई है वो भी उसकी कैपिटल कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। मतलब बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा, रुपए या वस्तु बिज़नेस में लगाई जाती है, साथ में गुड्स भी, माल भी बिज़नेस में जो लगाया जाता है, उसे उस बिज़नेस की पूंजी या कैपिटल कहते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, पूंजी और कैपिटल जो बिज़नेस के लिए रहती है उसकी लायबिलिटीज़ रहती है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर जितना भी पैसा हम लगाते हैं उसको हम वापस प्राप्त भी करते हैं, तो वो बिज़नेस के लिए होती है उसकी लायबिलिटीज़, उसका दायित्व कि आज नहीं तो कल हमें बिज़नेस से वापस वो पैसा लेना है। तो बिज़नेस के लिए, उस व्यापार के लिए, उस व्यवसाय के लिए वह होती है उसकी लायबिलिटीज़, उसका दायित्व। दोस्तों आहरण, ड्राइंग्स, जब व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के अंदर से कोई वस्तु या कोई रुपए अगर निकालता है तो वह उस बिजनेस के लिए कहलाता है उसका आहरण, उसका ड्राइंग्स। बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आपकी कोई कपड़ा शॉप है और आपका बिजनेस है कपड़े का, और आपके फ्रेंड्स के यहाँ कोई शादी है तो आपने सोचा कि मेरे यहाँ से ही दुकान में से एक ड्रेस निकाल लेता हूँ और उसको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। तो यह कोई आपने बिजनेस के लिए खर्च नहीं किया है, यह आपने निजी प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दिया है, तो ये उस बिजनेस के लिए आहरण कहलाएगा और उसके अंदर भी एंट्री की जाएगी। और दोस्तों एक परफेक्ट अकाउंटिंग करने वाला या परफेक्ट अकाउंटेंट वही व्यक्ति होता है जो बिजनेस के अंदर एक एक रुपया कहाँ से आ रहा है और एक एक रुपया कहाँ जा रहा है, इन सभी को मेंटेन करके रखें। एक बात और बता दूं दोस्तों, बिजनेस और बिजनेसमैन, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। व्यापारी हमेशा बोलता है कि ये बिजनेस मेरा है, ये व्यापार मेरा है, लेकिन व्यापार कभी ये नहीं कहता है कि ये बिजनेसमैन मेरा है, क्योंकि दोनों में झगड़े होते हैं। क्योंकि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा या पूंजी बिजनेस में लगाई थी, उस समय आपने लिखा था कि मैंने इतने रुपए बिजनेस में खर्च किए हैं, मैंने इतने लगाए हैं। क्यों लिखा? क्योंकि वो वापस लेना है। तो अब आप आपके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिजनेस में से कोई वस्तु निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है बिजनेस भी लिखेगा, वो भी बोलेगा कि ये भी लिखो। भाई आपने जब मुझ में पैसा लगाया तो लिखा, अब आप मेरे पास से कोई वस्तु अपने पर्सनल यूज़ के ले रहे हैं तो वो भी लिखो। तो मतलब समझने के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों में झगड़े भी रहते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। और एक परफेक्ट बिजनेसमैन वही होता है जो एक एक रुपया कहाँ जा रहा है, एक एक रुपया कहाँ से आ रहा है, इसकी परफेक्ट एंट्री करें। आगे बात करते हैं दोस्तों, गुड्स, माल। व्यापार में जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है या उत्पादन करने का कार्य किया जाता है उसे हम माल या गुड्स बोलते हैं, है ना। बिजनेस के अंदर लाभ प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, मतलब बेचने के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती है उन्हें हम गुड्स या माल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर आपकी कपड़े की शॉप है और बहुत सारा कपड़ा आप खरीद के लाते हैं बाहर से, तो वह आपका कहलाता है गुड्स। अगर आपकी मोबाइल शॉप है और आप बहुत सारे मोबाइल्स बाहर से खरीद के लाते हैं अलग अलग कंपनीज़ के यहाँ बेचने के लिए, तो वो आपका कहलाएगा गुड्स, वो आपका कहलाएगा माल। और माल या गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा माल और एक होता है पक्का माल। आगे बात करते हैं दोस्तों, परचेस, क्रय। जनरली परचेस या क्रय जो शब्द हमारे लिए होता है, परचेस हम नॉर्मली हर जगह यूज़ करते हैं। कहीं मार्केट में कुछ खरीदने गए, ये परचेस किया, वो परचेस किया। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर परचेस या क्रय शब्द जो होता है वो होता है केवल गुड्स के लिए। जिस वस्तु से आप बिजनेस कर रहे हो उस वस्तु की खरीदी को ही परचेस कहा जाए। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आप लोगों को बताया कि आपकी कपड़े की दुकान है और अगर आप कपड़ा खरीद के लाते हैं तो वो कपड़ा आपका गुड्स है, उसे आप खरीद रहे हैं तो उसे आप बोलेंगे परचेस, क्रय। आपके मोबाइल शॉप है, आप मोबाइल खरीद के ला रहे हैं तो उसे बोलेंगे परचेस, क्योंकि वह वस्तु जिसे बेचने के लिए खरीदा जाता है वो हमारा गुड्स, और उस गुड्स को जब खरीदा जाएगा तो उसे कहा जाएगा परचेस या क्रय। और दोस्तों बता दूं कि परचेस और क्रय जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक नगद क्रय,
एक उधार क्रय, मतलब एक होता है कैश परचेस और एक होता है क्रेडिट परचेस। कैश परचेस मतलब जिस टाइम आपने खरीदा उसी टाइम यदि पूर्ण भुगतान या पूरे पैसे आपने दे दिए सामने वालों को तो वो कैश परचेस हो जाएगा। और क्रेडिट परचेस, खरीदते समय यदि आप पूर्ण भुगतान नहीं देते, उसके कुछ समय बाद यदि आप उसे पैसा देते हैं तो वो होगा क्रेडिट परचेस। विक्रय, सेल। बिजनेस के अंदर जिस वस्तु को आपने बेचने के लिए खरीदा था, यदि उसी वस्तु को आप बेच रहे हैं, उस गुड्स को आप बेच रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा विक्रय या सेल। मतलब आपने कपड़ा खरीदा बेचने के लिए और उसी कपड़े को अब आप सेल कर रहे हो, तो जितना कपड़ा आप सेल कर रहे हो वो कहलाएगा विक्रय। या पर्टिकुलर आपकी मोबाइल शॉप है तो मोबाइल आप बेच रहे हो तो वो कहलाएगा सेल। हर कोई वस्तु बेचना आपके लिए विक्रय नहीं होगा। अकाउंटिंग के अंदर विक्रय उसी को कहेंगे जिसे आपने बेचने के लिए खरीदा है, जिस वस्तु से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस गुड्स से आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी को बिक्री को सेल या विक्रय कहा जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश सेल और एक होता है क्रेडिट सेल। कैश सेल नगद विक्रय कि जिस टाइम आपने किसी ग्राहक को कोई वस्तु दी और उसी समय यदि पूरा पैसा वो आपको दे देता है तो उसे हम बोलेंगे कैश सेल। और यदि पर्टिकुलर कोई ग्राहक को वस्तु दी और वो कुछ समय बाद आपको पैसा देता है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। अब इन्हीं में दोस्तों क्रय और विक्रय के अंदर, परचेस एंड सेल के अंदर दो चीज़ें होती है। एक होता है क्रय वापसी जिसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब आपने आपका गुड्स बाहर से खरीदा और उसमें यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही, कोई डिफेक्टिव रहा, टूट फूट निकला तो आप उसे रिटर्न करते हैं। तो जितने रुपए का माल आप वापस रिटर्न कर रहे हैं या वापस भेज रहे हैं तो उसे बोलते हैं परचेस रिटर्न। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों होता है विक्रय वापसी, सेल रिटर्न। आपने किसी ग्राहक को कोई वस्तु दी, कोई प्रोडक्ट दिया और बेचने के बाद जब वो घर लेकर के गया, उसने उसको देखा खराब निकला और वो वापस ला करके यदि आपको लौटाता है, वापस देता है, तो और वह वस्तु जो वापस आप लेते हैं तो जितने रुपए की वस्तु रिटर्न हुई है वह आपका कहलाएगा सेल रिटर्न। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है परचेस रिटर्न और एक होता है सेल रिटर्न। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक। रहतिया या स्कंद भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। जब किसी निश्चित तिथि तक या डेट तक कोई भी माल बिकने से अगर रह जाता है तो वो उसका स्टॉक कहलाता है ना। बिजनेस के अंदर पर्टिकुलर दोस्तों आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50,000 रुपये का माल खरीदा। वो 50,000 रुपये का माल आप महीने भर बेच रहे हैं या वर्ष भर अगर आप बेच रहे हैं और वर्ष भर बेचते बेचते लास्ट तक आपने उन 50,000 रुपये का माल बेच दिया और आपका पूरा वर्ष खत्म हो गया और वो 1,000 रुपये का माल जो है बिकने से रह गया, बच गया। तो जो 1,000 रुपये का माल आपका बचा है वो कहलाएगा आपका स्टॉक। स्टॉक दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है ओपनिंग स्टॉक, मतलब अंतिम रहतिया और एक होता है प्रारंभिक रहतिया। जो माल आपका बिकने से रह गया है वर्ष के एंड में, मतलब 31 मार्च तक आपका माल जो बिकने से रह गया वो 1,000 रुपये का, वह आपका कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और वही 1,000 रुपये का माल जब अगले वर्ष 1 अप्रैल को लिखा जाएगा या एंट्री की जाएगी तो वो कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। तो दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक एंड एक होता है ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट होता है लेनदार, क्रेडिटर्स। दोस्तों लेनदार की अगर बात करें तो जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है वो तब तक लेनदार कहलाता है जब तक उसे आप पूर्ण राशि नहीं दे देते या उसे प्राप्त नहीं हो जाती। या बिजनेस के अंदर लेनदार वह व्यक्ति जिन जिन लोगों को आपको पैसा देना है, चुकाना है। आपने किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी से उधार माल खरीदा है 50,000 का और आपने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो जब तक आप उसे पेमेंट नहीं दे दोगे तब तक वह आपके बिजनेस के लिए आपका लेनदार कहलाएगा, आपका क्रेडिटर। आपने किसी मित्र से उधार पैसा लिया है बिजनेस में लगाने के लिए, उसको वापस नहीं लौटाया है, तो जब तक आप उसे लौटाएंगे नहीं वो आपके बिजनेस के लिए आपका लेनदार। आपने किसी बैंक या संस्था से लोन लिया है तो जब तक आप उन्हें दे नहीं देते वो कहलाएंगे आपके लेनदार, क्रेडिटर्स। देनदार, डेटर्स, ठीक अपोजिट होता है दोस्तों। देनदार या डेटर्स की अगर हम बात करें तो वह व्यक्ति जो बिजनेस के अंदर हमसे उधार माल खरीद के ले गए और अभी तक उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है, तो जब तक वो हमें पैसा नहीं दे देते या पूर्ण भुगतान नहीं दे देते तब तक वो हमारे बिजनेस के अंदर कहलाएंगे हमारे डेटर्स या हमारे देनदार।
या आपने आपके किसी मित्र को या फ्रेंड को या दोस्तों को या किसी को भी उधार पैसा दिया है और जब तक वो आपको लौटा नहीं देते तब तक वो आपके कहलाते हैं देनदार या डेटर्स। नेक्स्ट होता है असेट्स, संपत्तियां। दोस्तों बिजनेस के अंदर असेट्स या संपत्ति की बात करें तो व्यापार चलाने में जो वस्तुएं सहायता प्रदान करती है, जो हेल्प करती है, उन वस्तुओं को हम संपत्ति या असेट्स कहते हैं, है ना। बिजनेस के अंदर वे सभी वस्तुएं जो बिजनेस चलाने में आपकी हेल्प करती है वे आपके कहलाती है असेट्स या संपत्तियां। असेट्स या संपत्ति की बात करें तो दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी संपत्ति और एक होती है चालू संपत्ति। हम बोल सकते हैं फिक्स असेट्स एंड करेंट असेट्स। स्थायी संपत्ति की बात करें तो वह संपत्ति होती है जो हमारे बिजनेस को लंबे समय तक चलाने में हमको हेल्प या मदद करती है, जैसे फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी, मोटर कार, वाहन। ये ऐसी संपत्तियां असेट्स होती है जो एक बार बिजनेस में आती है और लंबे समय तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस में ये हमारी हेल्प करती है। और एक होती है करंट असेट्स, चालू संपत्ति। ये वे असेट्स होती हैं जो बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर कुछ समय तक रहती है, उसके बाद जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, मतलब जिनका आना जाना चलता है। जैसे कैश की बात करें, कैश भी हमारे असेट्स है लेकिन आती है और चली जाती है। गुड्स की अगर बात करें, माल की अगर बात करें तो ये भी बिजनेस के अंदर आता है और चला जाता है। ये एक प्रकार की कहलाती है अस्थायी संपत्ति। नेक्स्ट बात करें डिस्काउंट, बट्टा, अपहार, छूट या कटौती। दोस्तों बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन जो होता है लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम्स निकालता है। उन्हीं में से एक होता है डिस्काउंट, है ना। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को जो छूट या रियायत दी जाती है उसे हम डिस्काउंट या बट्टा या छूट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो यह पहले से ही मूल्य, अंकित मूल्य में से माइनस किया हुआ होता है, घटा हुआ होता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट जो कि ऐसे ग्राहकों को दिया जाता है जो या तो पूर्ण भुगतान कर रहे हैं या बिजनेसमैन जो होता है अपनी स्वेच्छा से खुश होकर यदि उन्हें किसी प्रकार की छूट देता है उनके मूल्य में, तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही माइनस होता है और कैश डिस्काउंट व्यापार का स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार ग्राहक को देता है, जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो होता है खर्च, व्यय या एक्सपेंसेस। दोस्तों खर्च, एक्सपेंसेस, व्यय जो होता है लाभ प्राप्त करने के लिए बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन या व्यापारी जो भी खर्च करता है, जो भी व्यय करता है, वो सभी एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, खर्च के अंदर आते हैं। अब ये जो खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है प्रत्यक्ष व्यय और एक होता है अप्रत्यक्ष व्यय। दोस्तों इन दोनों का समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इनका इफेक्ट पर्टिकुलर होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ये व्यय वह व्यय होते हैं जिनका संबंध सीधा माल या गुड्स से होता है। मतलब हमारे गुड्स के ऊपर जो खर्च होते हैं, माल के ऊपर जो खर्च होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत लेते हैं। जैसा कि अगर बात करें कि यदि कोई माल आपने इंदौर से खरीदा है और उसे आपके गोडाउन तक अगर आप लेकर के आते हैं तो वहाँ तक जितना भी खर्च उस माल के ऊपर लगा है वो सभी प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। जैसे मजदूरी हुई, गाड़ी भाड़ा हुआ, कैरेज, वेजेस, ये सभी आपके प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ये वह खर्च होते हैं जो माल या गुड्स से रिलेटेड नहीं होते हैं या माल से इनका कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, सैलरी, हमारे जितने भी ऑफिशियल खर्च होते हैं वो सभी हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो ये दो प्रकार के खर्च होते हैं बिजनेस में, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक सौदे या लेन देन। दोस्तों बिजनेस के अंदर जो भी हमारे लेन देन होते हैं उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। हम जो भी
परचेस करते हैं, जो भी सेल करते हैं, जो भी पैसा लेते हैं, जो भी पैसा देते हैं, ये जो पर्टिकुलर होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, इसे हम बोलते हैं व्यवहार, इसे हम बोलते हैं लेन देन या सौदे। और बिजनेस के अंदर यही होता है। अगर आपने पर्टिकुलर कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास जो ग्राहक आ रहा है वो माल खरीद रहा है, आप उससे पैसे ले रहे हैं, उसके बदले में कोई वस्तु उसको आप दे रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। आप यदि किसी कंपनी से माल खरीद रहे हैं तो उनको आप पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में माल ले रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर एक प्रकार के ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, एक प्रकार के सौदे कहलाते हैं, जिनकी एंट्री पर्टिकुलर हम अकाउंट्स के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। प्रमाणक वाउचर, यह वह लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो पर्टिकुलर ये प्रूफ करता है कि दो लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। या दोस्तों कहें कि व्यापारिक लेन देन को प्रमाणित करने के लिए जो लिखित प्रपत्र या प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें हम प्रमाणक कहते हैं। ये एक तरह से प्रूफ करता है कि दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे आप पर्टिकुलर किसी प्रकार से माल खरीद के लाए और उसने आपको बिल बना करके दिया, तो वो एक प्रकार का वाउचर कहलाएगा, एक प्रकार का प्रमाणक कहलाएगा। आप बैंक में जाते हैं, डिपॉजिट करने के लिए स्लिप आप भरते हैं, डिपॉजिट स्लिप आप कंप्लीट करते हैं, तो वो एक प्रकार का वाउचर है जिसमें एक का उसका आधा भाग कैशियर रखता है और उसका आधा भाग आपको देता है, ताकि दोनों के पास प्रूफ होता है कि आपने कितने पैसे जमा किए और उसने कितने पैसे लिए। ये एक प्रकार से वाउचर कहलाता है। जैसे हमारा चेक हुआ, डिमांड ड्राफ्ट हुआ, ये सभी कहलाते हैं प्रमाणक, जिन्हें वाउचर कहा जाता है। एक लिखित पत्र जो प्रूफ करे कि दो लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन या ये लेन देन हुआ है। दायित्व, लायबिलिटीज। दोस्तों दायित्व या लायबिलिटीज की अगर बात करें तो व्यापार के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों को, संस्थाओं को जो भी पैसा हमें देना है, चुकाना है, वो सभी मिल करके बनता है हमारा दायित्व। जैसे कि हमने लेनदार की बात करी थी। लेनदार आपका दोस्त भी हो सकता है, लेनदार कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकती है। जिन जिन लोगों को आपको पैसा देना है, ये सभी लोग जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने पर पर्टिकुलर बनता है दायित्व, हमारी लायबिलिटीज। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घकालीन दायित्व और एक होता है चालू दायित्व। दीर्घकालीन मतलब एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन की अगर हम बात करें तो ये वह लायबिलिटीज होती है जो लंबे समय तक या 12 माह से अधिक समय तक चलती है, या जिन्हें हमें पे करना है या जिन्हें हमें भुगतान करना है, उन्हें लॉन्ग टर्म कहा जाता है। जैसे कोई लोन हुआ बैंक का, या पर्टिकुलर कोई बड़ा लेन देन हुआ जो लंबे समय तक चलेगा। शॉर्ट टर्म वह दायित्व है, वह लायबिलिटीज होती है जो 12 माह से कम या सीमित समय तक होते हैं, या कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। और असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये दो महत्वपूर्ण हमारे पक्ष होते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे सामने होते हैं। दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, किस प्रकार से इसे मेंटेन करते हैं। तो लायबिलिटीज़ या असेट्स जो हैं ये हमारे बिजनेस की स्थिति को क्लियर करते हैं कि कितना पैसा हमें लेना है या कितना पैसा हमें देना है, या हमारे बिजनेस में कितनी असेट्स, कितनी संपत्ति हमारे पास है, या क्या स्थिति हमारे बिजनेस की, या क्या कंडीशन हमारे बिजनेस की अभी चल रही है। बही खाता एवं पुस्तपालन या बुक कीपिंग। व्यापारिक सौदों को पुस्तकों में लिखने की जो तकनीक होती है उसे बही खाता हम बोलते हैं। बुक कीपिंग मतलब अलग अलग प्रकार की जो बुक्स होती है जिन्हें हम मेंटेन करते हैं, लेजर बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से उसे मेंटेन करते हैं। ये लिखने की जो प्रक्रिया होती है या इनको मेंटेन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। उनका रख रखाव जो होता है वो बुक कीपिंग कहलाता है। और ये अलग अलग पद्धति के अनुसार होती है दोस्तों। एक भारतीय बही खाता पद्धति होती है, दोहरा लेखा प्रणाली होती है, एक कैश सिस्टम भी होता है और एक अपूर्ण लेखा प्रणाली भी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो प्रयोग में लाई जाती है वो रहती है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। प्रविष्टि एंट्री, व्यावसायिक सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रविष्टि बोलते हैं। पुस्तपालन में, बुक कीपिंग के अंदर जो अकाउंट्स बुक्स मेंटेन होती है उसके अंदर जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको जो लिखने की प्रक्रिया होती है, उनको लिखने का जो कार्य होता है उसे एंट्री करना कहा जाता है ना दोस्तों। अकाउंटिंग के अंदर यही कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनका समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है।
जनरली हम यूँ कहें तो लिखना, और एक होता है एंट्री करना। एंट्री करना मतलब ये अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट का एक वर्ड है जो महत्वपूर्ण है, जिससे पहचान बताता है कि आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट हैं, है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जब इन्हें बुक्स के अंदर हम लिखते हैं तो उसे कहा जाता है एंट्री करना। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण टॉपिक, परिभाषिक शब्द आप लोगों को समझ में आए होंगे, जो कि अकाउंट्स को मेंटेन करने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। या आप अकाउंटिंग कर रहे हो या अकाउंटिंग को शुरू करने जा रहे हो या सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन शब्दों का समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नॉर्मल लाइफ में, हमारे जनरल लाइफ में इन शब्द का मीनिंग कुछ और होता है और अकाउंटिंग के अंदर इनका मीनिंग कुछ और होता है। मैन्युअली अकाउंटिंग हो या कंप्रेस्ड अकाउंटिंग हो, इन दोनों के अंदर इन पारिभाषिक या डेफिनेशंस वर्ड का क्लियर होना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों ये जो शब्द हैं ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। हम डिप्लोमा की बात करें तो पीजीडीसी सेकंड सेम के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली जो सब्जेक्ट है उसमें भी इन शब्दों को, इन डेफिनेशंस को पूछा जाता है। या हम बीसीए की अगर बात करें तो बीसीए में भी ये सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी इस सब्जेक्ट, इन टॉपिक्स को, इन डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। पूरा वीडियो आपने वॉच किया, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे और सब्सक्राइब करने पर मेरे जितने वीडियो हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।